आपने गोल्ड और सिल्वर की रैली तो देख ही ली होगी। गोल्ड अपनी रैली के अंदर अप्रोक्सीमेटली 100% रिटर्न देके गया था। वो सिल्वर अपनी रैली के अंदर अप्रोक्सीमेटली 200% रिटर्न देके गया था। अब मैं पर एनम की बात कर रहा हूं, एक एक साल के अंदर 100% 200% गोल्ड सिल्वर रिटर्न देके चले गए। और बहुत से लोगों ने वो रैली मिस भी कर दी क्योंकि उनको पता नहीं था सही टाइम पे कब गोल्ड और सिल्वर बाय करना था। उन्होंने जब बिल्कुल पीक पे पहुंच गया तब उनको पता पड़ा यार अब भी हमको लेना चाहिए अब, और उस वक्त प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। तो आइए अपन बात करते हैं गोल्ड सिल्वर की रैली के बाद अब कुछ चार प्रीशियस मेटल्स जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा लेवल पे ग्रोइंग है और आए दिन इनकी डिमांड मल्टीपल्स में ग्रो होती जा रही है। ये चार मेटल्स इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के फ्यूचर गोल्ड है, मतलब जो जनरल फ्यूचर है, जहां जहां पे भी अब मेन जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है उनको ये चार मेटल की रिक्वायरमेंट ही पड़ रही है सब जगह। आइए अपन इन चार मेटल की बात करते हैं। और देखो सही टाइम इन्वेस्टमेंट का हमेशा ये होता है जब लोग बाग उन चीजों की बात नहीं कर रहे, और गोल्ड सिल्वर की सब लोग बात कर रहे हैं, फोमो में इतना बाय हो गया है कि अभी उनकी पता नहीं उनका क्या होने वाला है। पर जब कोई भी उसकी बात नहीं कर रहा है, उस वक्त जब उसकी प्राइस बिल्कुल अंडर वैल्यूड है, कोई भी कमोडिटी या कोई भी शेयर, उस वक्त उसको बाय करोगे ना आप, तो ही आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकते हैं। आइए अपन बात करते हैं, मैं पूरी इंडस्ट्री वाइज आपको बात करते हैं। तो ये चार मेटल से अपन एक एक करके बात करते हैं। तो पहला मेटल आपको ऑलरेडी पता होगा, दैट इज अपना कॉपर। ये मेटल आपने बहुत अच्छे सुना ही होगा कि कॉपर की, और इनको साथ में अपन जो मेटल्स की बात करेंगे उसमें अपन कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो इन्वेस्टमेंट की भी अपन बात करेंगे। तो कॉपर का हालांकि आपको पता होगा, ये तो आपको पता ही है, कॉपर इज द नेक्स्ट गोल्ड ऑफ होल वर्ल्ड। तो अब कॉपर की डिमांड जो अभी एट प्रेजेंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 25 टू 26 मिलियन मैट्रिक टन की है कॉपर की डिमांड ग्लोबली, और वही डिमांड इंक्रीज होकर 2040 तक 40 मिलियन मैट्रिक टन की हो जाएगी। तो इसकी जो डिमांड है वो बहुत इनॉर्मस लेवल पे बहुत ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये। और ऐसा क्यों? क्योंकि हो इसलिए रहा है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जब पहले जो नॉर्मल व्हीकल होते थे पेट्रोल डीजल वाले, एक गाड़ी को बनने के लिए केवल 20 से 25 केजी का कॉपर चाहिए होता था। अब वही जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने के लिए 60 से 80 केजी का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कॉपर लग रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 गुना कॉपर तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही कंज्यूम कर रहा है। 2020 के अंदर केवल 2,04,000 टन का कॉपर अपन को यूज होता था इस व्हीकल्स इंडस्ट्री के अंदर। अब वही अपन एस्टिमेट करें कि 2030 तक 2.2 मिलियन यूएसडी, 2.2 मिलियन टन का कॉपर अपन को चाहिए होगा केवल ईवी के लिए। तो 10x डिमांड जंप हो गई है। तो ये तो मेन फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की आपको डिमांड पता है किस लेवल पे ग्रो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब पेट्रोल डीजल व्हीकल खत्म हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो ये फ्यूचर बैट है ये सारी की सारी। और साथ में फिर रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी आपको पता है किस लेवल पे अपन ग्रो कर रहे हैं, कि अपन जो पुरानी ट्रेडिशनल मेथड है कोल विंड एनर्जी, इनको अपन हटा रहे हैं, और मेन मतलब कोल वगैरह इन सबको, मेन अपन शिफ्ट हो रहे हैं सोलर विंड एनर्जी वगैरह पे। तो ये जो विंड टर्बाइन वगैरह जो होती है ना, विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स वगैरह, इनको सबसे ज्यादा कॉपर कंजम्पशन की जरूरत पड़ती है। जो इनकी वायरिंग्स होती है, ये आपको जो वायरिंग्स दिख रही होगी, ये वायरिंग है। साथ में इनको कुछ जनरेटर्स चाहिए होते हैं, जनरेटर्स वगैरह। तो इनके जो ये जो भी सोलर एंड विंड फार्म हाउस है ना, ये कुल मिला के बहुत ज्यादा कॉपर हंग्री होते हैं। अब देखो, अभी विंड टर्बाइन होते हैं, उनको मैसिव कॉपर चाहिए, जनरेटर को कॉपर चाहिए, केबल्स के अंदर कॉपर चाहिए। तो इनको जो पुराने अपन ट्रेडिशनल मेथड से जो अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे गैस और कोल से, उनके कंपैरिजन में इनको 5 टाइम्स ज्यादा कॉपर चाहिए। और अपन तीसरी है एआई डाटा सेंटर। आपको पता है कि डाटा सेंटर, आपको पता है कि जो डाटा को स्टोर करते हैं, तो एआई की डिमांड आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट का कंजम्पशन, ये कितना ज्यादा ग्लोबल लेवल पे बढ़ रहा है। तो जितना जितना एआई का यूज बढ़ेगा, जितना जितना इंटरनेट का यूज बढ़ेगा, उनको डाटा सेंटर ज्यादा चाहिए होंगे। और डाटा सेंटर आप जितने बनाओगे तो डाटा सेंटर में बहुत ज्यादा कॉपर का यूज होता है। जो एआई के सर्वर होते हैं उनमें भी कॉपर लगता है, एआई सर्वर में, पावर केबल्स में भी कॉपर लगता है, कूलिंग सिस्टम में भी कॉपर लगता है। पूरी एआई की जो भी पूरी की पूरी चेन है ना एआई और डाटा सेंटर की, मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है, मैं आपका लिंक अटैच कर दूंगा, वो देख लेना अगर आपने नहीं देखी है, एआई के टॉप स्टॉक्स और डाटा सेंटर के। तो एआई जितना ज्यादा ग्रो होगा, इंटरनेट जितना ज्यादा ग्रो होगा, कॉपर की डिमांड भी उतनी ज्यादा ग्रो होगी। तो अब आप सोच लो ये एआई किस लेवल पे ग्रो हो रहा है, अभी तो स्टार्टिंग है, एआई किस लेवल पे जाएगा। 2020 में केवल अपन को ना डाटा सेंटर वगैरह के लिए केवल 78,000 टन का अपन को कॉपर चाहिए होता था। अपन एस्टिमेट करें 2030 तक डायरेक्ट 6,50,000 टन अपन को कॉपर चाहिए होगा एआई डाटा सेंटर। साथ में जो पावर ग्रिड होती है, पावर ग्रिड जो भी होती है ना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो ये खंबे होते हैं पावर ग्रिड वाले पूरे के पूरे, तो इनको कनेक्ट करने के लिए भी कॉपर केबल चाहिए होती है। तो ये भी है ना अब मॉडर्नाइजेशन में आ रहे, पहले दूसरा मटेरियल यूज लेते थे, अब ये कॉपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए कॉपर की डिमांड बहुत ज्यादा है। इवन आप देखोगे तो भी पॉसिबल शॉर्टेज जो एस्टिमेट करी जा रही है 2040 तक 10 मिलियन टन का डेफिसिट हो जाएगा कॉपर का, जो अभी की डिमांड का 30%, अभी की डिमांड का 30% तो डेफिसिट हो जाएगा। तो ये कॉपर इंडस्ट्री इसलिए इतनी ज्यादा ग्रोइंग है। अब बात करते हैं कॉपर के अंदर अपन इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। पर अगर उसके पहले अगर
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार लाइक कर देना, चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब अपन आगे चलते हैं। तो अब अपन इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? देखो, इंडिया के अंदर जो कंपनी है जो कॉपर के अंदर डील करती है दैट इज हिंदुस्तान कॉपर। आपको पता होगा कि वेदांता लिमिटेड और हिंडाल्को। तो हिंदुस्तान कॉपर ये बिल्कुल डायरेक्ट केवल कॉपर के अंदर डील करती है, 100% कॉपर में डायरेक्ट इंडस्ट्री है। ये माइनिंग भी करती है, कॉपर को निकालती भी, और स्मेल्टर प्लांट भी। स्मेल्टर इन द सेंस कि वो रिफाइन करती है कॉपर को। कॉपर के पत्थर होते हैं, उस कॉपर के पत्थर से वो कॉपर को कन्वर्ट करती है। वेदांता भी माइनिंग भी और स्मेल्टर भी कॉपर की, पर वेदांता एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है मेटल्स के रिलेटेड। मतलब ये जिंक, ऑयल, एल्यूमिनियम सब कुछ बनाती है, तो इसका केवल 2 से 5% ही कॉपर में रहता है। हिंडाल्को के पास कॉपर की माइनिंग नहीं है, स्मेल्टर है, तो इसको इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। डायरेक्ट बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलेगा माइनिंग कंपनीज को, और उसके बाद इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा इनके हिंडाल्को वगैरह को जो स्मेल्टर कंपनी है केवल। ये 30% कॉपर के अंदर डील करती है, रिमेनिंग ये जनरली एल्यूमिनियम में डील करती है। तो ये तो कुछ स्टॉक्स है। अब उसके बाद करते हैं ईटीएफ। इंडिया के अंदर जैसे गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ होते हैं ना, वैसा कोई भी कॉपर का ईटीएफ तो इंडिया के अंदर तो नहीं है। तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर आप ग्लोबल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो ईटीएफ्स के लिए। ग्लोबल मार्केट में आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे ऑलरेडी अवेलेबल है ब्रोकर वगैरह, जो आजकल इंडिया में रहकर भी आप इंटरनेशनल ईटीएफ को परचेस कर सकते हो। तो इंटरनेशनल ईटीएफ में आप जा सकते हो, जैसे ग्लोबल एक्स माइनर ईटीएफ, ये डायरेक्टली कॉपर का ईटीएफ है। और या फिर आप एमसीएक्स के अंदर कमोडिटी में परचेस कर सकते हो। एमसीएक्स, आप इंडिया के जो एमसीएक्स है अपनी कमोडिटी मार्केट, उसके अंदर कॉपर के आप फ्यूचर्स खरीद सकते हो। कॉपर के फ्यूचर ले सकते हो, पर कॉपर के फ्यूचर की एक्सपायरी होती है तो थोड़े रिस्की हो सकती है, ध्यान रखना। पर अभी रुको, वीडियो के एंड में ये चीज ध्यान रखना, मैं आपको वीडियो के एंड में एक सबसे बेस्ट ऑप्शन दूंगा कि जो भी अभी मेटल है, अभी कॉपर की बात कर रहा हूं, इन सब के अलावा भी सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है जिसमें अपन इंडिया के अंदर बैठे बैठे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिया के अंदर ही। और इजीली आपको कोई भी नया डीमेट अकाउंट वगैरह कोई भी नहीं खुलाना, एग्जिस्टिंग जो अपना इंडिया वाला नॉर्मल डीमेट अकाउंट है उसी से आप कर सकते हो। ये सबसे हिडन मेथड है, कोई भी इसकी बात नहीं कर रहा है, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि वो सारे मेटल्स के लिए, अभी मैं जितने भी मेटल डिस्कस करूंगा सारे मेटल्स के लिए सबसे हिडन तरीका, अभी तक किसी ने भी ये चीज आपको बताई नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के पूरे एंड में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलो आइए शुरू करते हैं। और साथ में जो मैंने आपको शेयर्स बताया, दीज आर जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस, में कोई भी बाय सेल एडवाइस नहीं दे रहा हूं। और ध्यान रखना, इन सब का पी अभी बहुत ज्यादा हुआ है, स्पेसिफिकली हिंदुस्तान कॉपर का पी जो है ना, प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा हुआ है। तो इन्वेस्ट करने के पहले बाकी फैक्टर आप ध्यान से देख लेना, फिर भी कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और बाकी आपको इनके फाइनेंशियल्स चेक करने हैं तो आप एंजल वन की वेबसाइट पे जा सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने आप जाओगे जब एंजल वन की वेबसाइट पे, तो वहां पे उनके फाइनेंशियल्स भी अवेलेबल होते हैं, कंपनी का पी कितना है, डेट इक्विटी कितना है, सेल परचेस कितना है, सब मतलब डाटा अवेलेबल होता है। तो आप वो भी एक बार चेक कर सकते हो एंजल वन की वेबसाइट पे। ठीक है, अब आ जाओ। उसके बाद अपन देखो, अब उसके बाद अपन नेक्स्ट मेटल पे चलते हैं। मैंने कहा वीडियो के एंड तक बनाए रखना, कॉपर में कैसे अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेन तरीका वो मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट मेटल है अपना एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की डिमांड भी बहुत अलग लेवल पे ग्रो चल रही है। अभी जो 2026 में एस्टिमेटेड डिमांड है इसकी 79 मिलियन की है, वही 2031 तक अपन 92 मिलियन टन तक की इसकी डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एल्यूमिनियम की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि मेन वही वापस है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वाला फैक्टर। और देखो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, एआई, ये सब इंडिया का फ्यूचर है। इंडिया में फाइनली, इंडिया क्या वर्ल्ड का फ्यूचर है। वर्ल्ड में फाइनली ईवी ही रह जानी है, अपन को पता है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, टाइम लगेगा, पर होना यही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जहां पर ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पहले जो नॉर्मल व्हीकल होते थे उनमें एल्यूमिनियम लगता था अप्रोक्सीमेटली 150 kg। ईवी को आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ईवी को जितना एल्यूमिनियम चाहिए वो चाहिए अप्रोक्सीमेटली 180 से 200 kg। अब वो चाहे ईवी की बैटरी बनानी हो या उसकी बॉडी बनानी हो या फिर जो व्हील्स होती है गाड़ी के पहिए वो बनाने हो, इन सब के अंदर एल्यूमिनियम रिक्वायर होता है। साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के आप जो सोलर पैनल्स वगैरह बनाते हो उन सब के अंदर, तो सोलर पैनल से पूरा का पूरा ऑलमोस्ट एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। 1 मेगावाट सोलर पैनल के अंदर 7 से 8 टन का एल्यूमिनियम लग जाता है। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पता है कि जो भी कंस्ट्रक्शन है, मेट्रो बना रहे हो, हाई स्पीड रेल बना रहे हो, घर बना रहे हो या फिर घर बना रहे हो, घर में रूफिंग करा रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, सब जगह एल्यूमिनियम चाहिए होता है। मतलब कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे क्रूशियल मेटल होता है एल्यूमिनियम। वही पैकेजिंग इंडस्ट्री में जो केन आती है पीने के लिए, या एल्यूमिनियम के फॉइल होते हैं, या फिर जो फूड पैकिंग जो बाकी होते हैं, इन सब में एल्यूमिनियम चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें बहुत ग्रोइंग लेवल पे, इनकी डिमांड कम नहीं होनी है। और इवन एक सबसे बड़ी बात, जो अपन कॉपर की बात कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम जो है ना वो कॉपर का एक पार्शियल सब्स्टिट्यूट हो सकता है, होता है। मतलब लोग इसको यूज ले रहे हैं, सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉपर। क्योंकि देखो, कॉपर के अंदर माना 100% इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होती है। जो कॉपर होता है ना वो यूज की होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी उसमें सबसे ज्यादा होती है। अब वो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम में भी 61% कंडक्टिविटी होती है। माना इसकी इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टिविटी है वो कम है, पर फिर भी एल्यूमिनियम लोग क्यों ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं कॉपर से? क्योंकि एल्यूमिनियम सस्ता है, चीप है, उसका वेट कम है, उसका
वेट कम है, इसलिए एल्यूमिनियम कॉपर से थोड़ा आगे बढ़ रहा है क्योंकि ये सस्ता है और इसका वेट कम है। तो माना 100% सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, पर बहुत सी इंडस्ट्री जहां जहां पे कॉपर यूज लेती थी वहां पे अब एल्यूमिनियम सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रही है। तो ये कॉपर की, ये एल्यूमिनियम की बात हो गई। अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे डील कर सकते हैं? जो सबसे फर्स्ट डायरेक्ट कंपनी जिसको माइनिंग स्मेल्टर दोनों चलाती है, देखो अगेन दीज कंपनी आर जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस। जैसे नालको एक कंपनी है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, तो ये 100% कॉपर, ये 100% एल्यूमिनियम के अंदर डील करती है, माइनिंग और स्मेल्टिंग दोनों है। वेदांता वापस माइनिंग स्मेल्टिंग दोनों है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड मेटल इंडस्ट्री है तो सब में काम आती है। 30 to 40% ये एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करती है, मतलब इसका रेवेन्यू का। हिंडाल्को सबसे बड़ा, मतलब जो हिंडाल्को है वो पहले एक तो अपने कॉपर की बात करी थी, कॉपर के बाद ये मेन जो डीलिंग करता है सबसे बड़ी ये एल्यूमिनियम में करता है 70%। इसके माइनिंग और स्मेल्टर दोनों है। जो इसका माइनिंग है और साथ में जो इसका रिसाइकलिंग प्लांट भी एल्यूमिनियम, जो पुराने एल्यूमिनियम को रिसाइकलिंग भी करता है। इसकी सब्सिडरी एक नोवेलिस, वो आउटसाइड इंडिया है, वहां पे माइनिंग और रिसाइकलिंग करती है ये। तो मेन इसका ऑपरेशन चलता है एल्यूमिनियम का, हिंडाल्को का, वो इसकी सब्सिडरी के थ्रू चलता है। तो दीज आर जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस। अब इसको जो भी आप इन्वेस्टमेंट करो एक बार ध्यान से करना भाई, ये कोई मैं बाय सेल एडवाइस नहीं दे रहा, बस मैं एग्जांपल पर्पस से आपको बता रहा हूं। फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन पूछ लेना। अब वापस से इसके कैसे अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से? देखो ईटीएफ वापस इंडिया के अंदर कोई डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, पर आप चाहो तो जो निफ्टी, मेटल निफ्टी के ईटीएफ है, इंडिया के अंदर मेटल निफ्टी है, वो ईटीएफ ले सकते हो। जैसे मिराई एसेट निफ्टी मेटल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी मेटल। अब ये ईटीएफ काफी अवेलेबल है नॉर्मल ब्रोकर के पास, जैसे एंजल वन आप चलाओगे तो एंजल वन के अंदर भी आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, वहां से भी म्यूचुअल फंड ले सकते हो ये सारे। तो अब ये तो ईटीएफ है जो इंडिया के अंदर अवेलेबल है। अब इसके अंदर ईटीएफ की बात भी मैं बिल्कुल वीडियो के एंड में करूंगा, और मैंने कहा वीडियो के एंड में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप कॉपर, एल्यूमिनियम, जितने भी बड़े बड़े मेटल है आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो उनके अंदर, डायरेक्ट कंपनीज के अंदर, जो माइनिंग कंपनीज है। साइड में आपको एंड में बताऊंगा वीडियो के एंड, ठीक है। अब उसके बाद आप वही सेम एमसीएक्स के ऊपर आप फ्यूचर्स इनका एल्यूमिनियम का खरीद सकते हो, ये एक तरीका हो गया। अब उसके बाद लिथियम, ये हाईएस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री अभी इंडिया के अंदर, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, जहां अभी इसकी लिथियम की डिमांड जो भी ग्लोबली 19.5 बिलियन यूएसडी की है, वही अपन 2034 में 78 बिलियन यूएसडी की अपन डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब इसका सीएजीआर अप्रोक्सीमेटली 20% पर एनम का अपन सीएजीआर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लिथियम की सबसे ज्यादा डिमांड किससे आती है? बैटरी से। आपने देखा होगा जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अब जो बन रहे हैं सारे लिथियम बैटरी से बन रहे हैं। अब आप कुछ लोग मुझे ये बोलेंगे कि अब ना लिथियम के सब्स्टिट्यूट बैटरीज आना शुरू हो गई, अलग अलग सोडियम ऐश वाली, हाइड्रोजन सेल वाली, ऐसे अलग अलग। नहीं हुआ है भाई, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत इनिशियल स्टेज पे। और जितनी भी रिसर्च हुई उससे ये हुआ है कि हाँ ठीक है, थोड़े लेवल तक वो सब्स्टिट्यूट करेगा, पर उनके सबके अपने अपने डिसएडवांटेज है। कोई एक्सपेंसिव है, कोई हेवी वेट है, तो लिथियम को कोई भी अभी तक प्योर तरीके से सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा अभी एट प्रेजेंट, तो कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं है। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ग्रोइंग है। मोबाइल लैपटॉप उनकी बैटरी हो, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, सब जगह तो सब जगह लिथियम की डिमांड तो बहुत ज्यादा है। कुल मिला के ईवी की जो बैटरीज है ना, ओवरऑल बैटरीज, उन सबको लिथियम चाहिए बनने के लिए। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि अप्रोक्सीमेटली ना जो टोटल लिथियम प्रोड्यूस होता है उसका 62%, टोटल लिथियम जितना प्रोड्यूस होता है 62% तो केवल बैटरी कंज्यूम कर जाती है, चाहे वो गाड़ी की बैटरी हो, मोबाइल की हो, लैपटॉप की हो। और वही डिमांड इंक्रीज हो गया, अभी केवल 62% की कंज्यूम हो रहा है। 2030 तक 81% जो लिथियम है वो बैटरीज ही कंज्यूम कर जाएगी, तो बहुत ज्यादा डिमांड है। अब वही मैंने आपको, एक तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। अभी 2026 के अंदर एस्टिमेट है कि 25 मिलियन तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है वो इसी बार बिक जाएंगे। और हर एक ईवी बैटरी बनाने में 8 से 10 किलो लिथियम लगता है। साथ में जो ग्रिड स्टोरेज आपने देखा होगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर पैनल वगैरह, ये सारे के सारे, तो इन सबको लिथियम चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि इनको अपनी एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं सोलर पैनल वगैरह, इनको स्टोर भी तो करनी पड़ती है। वो एनर्जी स्टोर कैसे करेंगे? वो ग्रिड स्टोरेज जो ईएसएस होते हैं उसमें स्टोर करते हैं, और ईएसएस बनाने के लिए बहुत ज्यादा लिथियम लगता है। सेम वो डिफेंस और एआई इक्विपमेंट जितने भी, जैसे ड्रोन है, मिसाइल है, सबके अंदर बैटरी लगती है, उन सारी बैटरी में लिथियम यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपकी कोई भी हो, चाहे ट्रिमर भी क्यों नहीं हो, इलेक्ट्रॉनिक वाला कुछ भी हो, आजकल पता है इलेक्ट्रॉनिक्स हर जगह, इलेक्ट्रॉनिक जमाना है। इवन ब्रश भी आजकल लोग इलेक्ट्रॉनिक वाला करने लगे, सब जगह लिथियम यूज होता है। तो लिथियम की डिमांड अलग लेवल पे, जितने भी मेटल हो सब में से सब हटा दो, लिथियम सबसे क्रूशियल, मतलब सबसे क्रूशियल होने वाला है। अभी लिथियम की डिमांड बहुत ज्यादा है। अब लिथियम में कैसे इन्वेस्ट करते हैं? ये फ्यूचर है, ये पूरा फ्यूचर फाइनली यही अपन को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए ये चीज। देखो लिथियम वापस बहुत गंदी चीज है कि इंडिया के अंदर लिथियम का कोई डायरेक्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है माइनिंग वगैरह वाला। यहाँ पे कोई भी इंडिया की एट प्रेजेंट कंपनी नहीं है जो लिथियम माइन करती है। तो फिर अपन कैसे कर सकते हैं इसमें? इसकी कुछ एंसिलरी कंपनी जैसे नियोजन केमिकल्स,
तो नियोजन केमिकल क्या करती है, लिथियम और लिथियम सोल्ट और बैटरी केमिकल्स बनाती है। ठीक है, अगर आपको फाइनली बैटरी पैक बनानी है, पहले लिथियम माइन होता है, माइन होने के बाद ना उसको एक बार पहले लिथियम सोल्ट की रिक्वायर पड़ती है ताकि आप बैटरी इलेक्ट्रोलाइट्स कर सको। मतलब बैटरी के कुल मिला के आपको बैटरी बनानी है ना, कोई भी लिथियम की बैटरी, तो आपको लिथियम सोल्ट लगेगा ही लगेगा। पहले लिथियम माइन हुआ, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सोल्ट से अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं बैटरी का, फिर फाइनली बैटरी पैक बनता है। तो अगर बैटरी की डिमांड बढ़ेगी तो ये डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये लिथियम सोल्ट बनाती है ये कंपनी नियोजन केमिकल्स। फिर उसके बाद जो इनडायरेक्ट इंडस्ट्री है वो एक्साइड इंडस्ट्री, हमारा राजा। ये लिथियम बनाती नहीं है, ये लिथियम की बैटरीज बनाती है। हालांकि ये जो दोनों कंपनी है ये अभी दूसरी तरीके की बैटरी बनाती थी, लिथियम बैटरी पहले नहीं बनाती थी, पर इनको समझ में आ गया लिथियम ही फ्यूचर है, तो इन्होंने अपने ऑलरेडी प्लांट सेटअप कर लिए लिथियम बैटरी बनाने के लिए। ये इंडिया की लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरर है और ये सेकंड लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरर है। तो जब लिथियम की बैटरी की डिमांड बढ़ेगी तो इनको भी इनडायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है, एक्साइड इंडस्ट्री और हमारा राजा एनर्जी मोबिलिटी। अब उसके अलावा एक और, अभी मैंने कहा कि जनरली माइनिंग की कोई भी कंपनी अभी तो अवेलेबल नहीं है, पर हिंदुस्तान जिंक और वेदांता एग्रेसिवली बिड कर रहे माइनिंग के लिए कि हमको लिथियम की माइनिंग करने दो। अभी जम्मू कश्मीर में कहीं दो एक साल पहले लिथियम पाया गया था। और उसके बाद एक अर्जेंटीना के अंदर भी माइनिंग हो रही है लिथियम की। तो अर्जेंटीना में माइनिंग हो रही है ना लिथियम की, तो वहां पे कुछ लोगों ने जेवी बनाई है, जॉइंट वेंचर। उस जॉइंट वेंचर में इंडियन कंपनीज भी है, जैसे नाल्को, नाल्को की अपनी भी बात भी हुई थी, एल्यूमिनियम वाली कंपनी थी। 40% उस जॉइंट वेंचर की ओनरशिप नाल्को के पास है, वो वहां पे इंडिया के बाहर अर्जेंटीना में गोल्ड लिथियम माइनिंग कर रही है। हिंदुस्तान कॉपर भी उस जेवी का पार्ट है, 30% ओनर हिंदुस्तान कॉपर भी है। तो ये दो कंपनी इनडायरेक्टली मतलब माइनिंग कर रही है इंडिया के बाहर, जो इंडिया में लिस्टेड है अभी। तो लिथियम की माइनिंग ये दोनों कंपनी कर रही है अभी, नाल्को और हिंदुस्तान कॉपर जेवी बना के। उस जेवी का नाम है काबिल, KABIL, काबिल। ठीक है, अब उसके बाद ईटीएफ के ऑप्शन, वही ग्लोबल ईटीएफ अवेलेबल इंडिया के अंदर नहीं है, पर सेम मैंने कहा आपको मैं बाद में पूरा ऑप्शन बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो असली में इन्वेस्ट इसके अंदर। तो ग्लोबल लिथियम बैटरी ये एक ईटीएफ है, ग्लोबल ईटीएफ, इसमें आप कर सकते हो। फिर उसके बाद अपना यूरेनियम एक फाइनल अपना मेटल है, पर अगर उसके पहले वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल याद रखिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करना। तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। अब यूरेनियम अपना फोर्थ मेटल है भाई, सबसे क्रूशियल। आपको पता होगा यूरेनियम क्यों यूज होता है। यूरेनियम यूज होता है अपना न्यूक्लियर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो आपको अगर अभी नहीं पता हो तो इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ऑलमोस्ट 75% इलेक्ट्रिसिटी कोल और फोसिल फ्यूल से जनरेट होती है, और केवल 20-30% रिन्यूएबल से होती है, और केवल 2 से 3% अभी न्यूक्लियर एनर्जी से होती है, केवल 2 से 3% न्यूक्लियर। लोग बाग कोल फोसिल फ्यूल यूज नहीं करना चाहते क्योंकि एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म करता है, तो सब लोग इस पे रिन्यूएबल पे जा रहे हैं और साथ पे न्यूक्लियर एनर्जी पे जा रहे हैं। जो इंडिया है ना केवल 3% न्यूक्लियर एनर्जी यूज लेता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। वही जो वर्ल्ड वाइड फ्रांस है, फ्रांस 70% इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस करता है, और इंडिया और बाकी ग्लोबल एवरेज 9 से 10% इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है ग्लोबली वो न्यूक्लियर से होती है। हालांकि न्यूक्लियर पे मैंने एक पूरी की पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो डिटेल वीडियो अगर आपने नहीं देखी पूरी तो मैं ऊपर लिंक आई बटन पर अटैच कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच करूंगा। पूरी वीडियो आप डिटेल के अंदर देख सकते हो, न्यूक्लियर और उसके स्टॉक्स की डिटेल वीडियो पूरी की पूरी। ठीक है, तो अब ना लोग बाग इसलिए ना न्यूक्लियर पे शिफ्ट हो रहे। रीजन क्या है, क्योंकि अभी जो अपन सोलर कोल वगैरह से बना रहे, कोल वगैरह मतलब एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। साथ में जो भी अपन सोलर पैनल वगैरह से बना रहे, सोलर पैनल के लिए अपन पूरा चाइना पे डिपेंडेंट है, इंडिया का कुछ है नहीं। साथ में अपन को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और वो कोई भी डिमांड पूरी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई डाटा सेंटर और एआई की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। डाटा सेंटर एआई को 24/7 कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए विदाउट एनी इंटरप्शन। और जो सोलर पैनल है वो केवल दिन दिन में इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। विंड एनर्जी है वो केवल जब हवा चलेगी तभी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो सबसे मेजर, सबसे अच्छा रिलायबल सोर्स है अभी, रिलायबल सोर्स वो केवल न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। साथ में ये जीरो कार्बन एमिशन है, इसका कोई भी जीरो कार्बन एमिशन नहीं है, और ये ना लॉन्ग टर्म के अंदर लो कॉस्ट होगा, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। तो इंडिया वालों को भी ये चीज समझ में आ गई, इसलिए अभी करंट इंडिया केवल 8 गीगावाट कैपेसिटी है इसकी न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की। उसको 2030 तक अपन एक्सपेंड करने वाले इंडिया वाले 22.5 गीगावाट तक, और लॉन्ग टर्म विजन है 2047 तक कि अप टू 100 गीगावाट तक अपन इसको कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी को। पर अब इसकी ना न्यूक्लियर की पूरी इंडस्ट्री है कि न्यूक्लियर को पहले माइन करा जाता है, माइन करने के बाद उसको रिफाइन करा जाता है जिसको इनरिचमेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है, जिसमें अपन को एसएमआर की जरूरत होती है, कुल मिला के रिएक्टर की जरूरत होती है। तो इंडिया के अंदर कोई भी अपनी प्राइवेट कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है जो माइन करती है, ये केवल गवर्नमेंट कंपनी करती है जो भी अनलिस्टेड है। तो माइनिंग में अपन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इनरिचमेंट जो रिफाइनिंग है उसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो फाइनल जो एसएमआर है कि भाई जो न्यूक्लियर बनाने
के लिए जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो रिएक्टर चाहिए होते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जो रिएक्टर चाहिए होते हैं, मशीन से, ये एक तरह की मशीन है जो आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो न्यूक्लियर प्लांट है आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कौन कौन सी कंपनी, जैसे एल है, एल जो है ना, ये रिएक्टर के वेसल्स बनाती है, स्टीम जनरेटर बनाती है और एंड शील्ड बनाती है, मतलब जो ओवरऑल जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई करती है न्यूक्लियर पावर प्लांट को। ये इनडायरेक्ट तरह से बेनिफिट होगा इसको। एनटीपीसी है, एनटीपीसी भी धीरे धीरे न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की सोच रही है। भेल जो है वो ऐसे तो इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। तो अब ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट अपन बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर 56%, जो भी इंडिया में टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका 56% इलेक्ट्रिसिटी के जो इक्विपमेंट है वो भेल सप्लाई करती है। वैसे पावर बैंक प्रोजेक्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है ईपीसी का, तो जो भी पावर इंडस्ट्री उसको इंफ्रास्ट्रक्चर ये बना के देती है। तो ये यूरेनियम से आप ऐसे इनडायरेक्ट तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। और वही अगर आपको ईटीएफ डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है तो ईटीएफ डायरेक्ट इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ग्लोबल ईटीएफ आप जा सकते हो, ग्लोबल यूरेनियम ईटीएफ की बात आ सकती है। कि उसके अलावा फाइनल ऑप्शन जो मैंने आपको कहा था कि जैसे कैसे आप फाइनली आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो सारे मेटल के अंदर, तो एक म्यूचुअल फंड है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग फंड, ये एक म्यूचुअल फंड है, ये इंडिया के अंदर है। डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग फंड, ये म्यूचुअल फंड क्या करता है, ये इंडिया के बाहर वाली कंपनी के ईटीएफ खरीदता है, जो भी कंपनी बड़े बड़े मेटल्स में डील करती है, तो ये इन्वेस्ट करता है डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग फंड, जो इंडिया के अंदर आपको मिल जाएगा। ये इन्वेस्ट करता है ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड के अंदर, जो वर्ल्ड की जो भी टॉप माइनिंग कंपनी है, जो कॉपर के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर, यूरेनियम के अंदर डील करती है, उसमें इन्वेस्ट करता है। ये सबसे बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो अब ये देखो डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग फंड, ये देखो जैसे अभी मैंने एंजल वन चलाया हुआ है, तो डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग फंड ओवरसीज इक्विटी ओमनी फंड, ये आपको दिख जाएगा। इस फंड का रिटर्न देखो, एक साल के अंदर अंदर इसने 122% का रिटर्न दे दिया, एक साल के अंदर अंदर। और ये इसका 5 साल का चार्ट देखो, ये देखो, ये जिस लेवल पे जो ये ग्रो हुआ एक ही बार के अंदर, ये ग्रो हुआ है, आप वो देखो। तो इस म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हो। और ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है, ये ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड, मतलब ब्लैक रॉक की इक्विटी है, कुल मिला के ब्लैक रॉक का ईटीएफ है, ये उसमें इन्वेस्ट करता है इंडिया के बाहर जितनी भी माइनिंग कंपनी है। तो इसकी जो जनरली एलोकेशन रहता है वो ऐसा रहता है, कॉपर के अंदर 23 से 24%, जो भी कंपनी कॉपर में माइनिंग करती है, कॉपर माइनिंग करती है, तो कॉपर के अंदर इतना पैसा जाएगा, ओवरऑल गोल्ड के अंदर इतना जाएगा। उसके बाद ये स्टील के अंदर भी है, एल्यूमिनियम 1-2% है, यूरेनियम इसके अंदर 1-2% है। तो ये इसका जनरली एलोकेशन रहता है। पर अभी एक बुरी बात ये चल रही है कि हर एक इंडिया के अंदर, अगर आप इंडिया के बाहर वाले, मतलब इंडिया ये एक तरह से इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो इसकी लिमिट पूरी हो गई इस बार की। तो आरबीआई इसको मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देता है, फेमा इसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते। तो अभी इसने टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट लेने के लिए रोका हुआ है, कुछ टाइम में ये वापस से रिज्यूम हो जाता है, ये बीच बीच में रिज्यूम होता है, इन्वेस्टमेंट लेना शुरू हो जाता है, फिर वापस से बंद हो जाता है, जैसे लिमिट हो जाती है, वापस लिमिट हो जाती है, फिर वापस इन्वेस्टमेंट लेना शुरू होता है, फिर लिमिट हो जाती है, वापस रुक जाता है। तो आपको इसको ट्रैक करना पड़ेगा कि भाई कब ये इन्वेस्टमेंट लेना वापस से रिज्यूम कर रहा है, कब बंद कर रहा है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। और उसके अलावा भी आप इंडिया के ईटीएफ में चाहो तो इंडिया के ईटीएफ में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे मिराई एसेट निफ्टी मेटल ईटीएफ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ईटीएफ है, ये इन्वेस्ट करते हैं लगभग उन कंपनीज के अंदर से एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन और स्टील, इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप इन ईटीएफ में, मेटल ईटीएफ में इन्वेस्ट करोगे तो 20% पैसा आपका एल्यूमिनियम में जाएगा, 3% जिंक में जाएगा, 15% कॉपर में जाएगा। और ये इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, हिंडाल्को, नार्को, हिंदुस्तान जिंक, वेदांत, हिंडाल्को। तो ये आपका जनरल रहने वाला है अगर आप इन ईटीएफ के अंदर करो। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और आपको आपका क्या व्यू है इसके अंदर ये मुझे जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, नोटिफिकेशन याद रख के प्रेस कर देना।